हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि आधुनिक भारत जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। इस बुक के अकॉर्डिंग जो है आधुनिक भारत स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ मुगलों के पतन है, फिर उत्तर मुगल के बारे में देखेंगे और जो स्वतंत्र राज्यों का उदय है उसको एक अलग वीडियो में देखते हैं, जिसमें बंगाल वगैरह इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में है। भरतपुर ये सारी जो हैं स्वतंत्र राज्यों के उदय में एक अलग से वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मुगल साम्राज्य का पतन दिया है, तो 3 मार्च 1907 को अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है व मुगल साम्राज्य का पतन तीव्र गति से शुरू हो जाता है। 1707 के बाद का समय उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यदुनाथ सरकार, एल्फिंस्टन, श्री राम शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगज़ेब और उसके उत्तराधिकारियों को जो है नीतियों को ज़िम्मेदार मानते हैं। इतिहासकारों का एक दूसरा भी गुट है, जिसमें सतीश चंद्र इरफ़ाम, हबीब, अतहर अली आदि शामिल हैं। मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम मानता है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट और जागीरदार संकट की जो अवधारणा सर्वप्रथम मोरलैंड ने अपनी पुस्तक फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब अ स्टडी इन इंडिया इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में उन्होंने किया था। इतिहासकार सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक पार्ट पार्टीज एंड पॉलिटिकल्स पॉलिटिक्स पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1907 से 1940 ये सतीश चंद्र की ही बुक है और इसमें जो है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जमींदारों, जागीरदारों, किसानों के बीच जो है त्रिपक्षीय संबंधों को जिम्मेदार माना है। सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए मनसबदार, जागीरदारों, किसानों में संतुलन आवश्यक था और मुगल उस सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में असमर्थ रहे, जिस पर मनसब व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं आधारित थी। मुगल साम्राज्य कृषि अधिशेष पर निर्भर थी और 18वीं शताब्दी में कृषि अधिशेष तथा शासन वर्ग की बढ़ती मांगों के बीच अंतर बढ़ जाने से दोनों का संतुलन समाप्त हो गया था। दिन प्रतिदिन शासन का बोझ, युद्धों का खर्चों एवं अमीर वर्ग का बढ़ता ऐशो-आराम आदि ने राज्य के खर्चे को बढ़ा दिया, लेकिन जिस अनुपात में प्रशासन के व्यय में वृद्धि हुई, उस अनुपात में संपूर्ण प्रयत्न के बाद भी कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी और जिसका कारण होता है कि राज्य में प्रशासन वर्ग में आय एवं व्यय में अंतर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है अ एक उत्पादन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें टिकी हुई थी। मान लीजिए ऐसे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो सारी हमारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएँगी, उसमें गिरावट आएगी। जागीरदार एवं मनसबदारी का दोष सामने आ गया। इन सब कारणों से किसान पर किसान एवं भूमि पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप मुगल सरकार की आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति कमजोर होती गई और मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत हुई। इतिहासकार इरफाम हबीब द एग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1553 1556 टू 1707 इनकी जो बुक है, इसमें बताते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत इन्होंने दिया है, कृषि संकट, जिसकी वजह से जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। हबीब के अनुसार इन समस्याओं का मूल कारण मनसब व्यवस्था की कार्यप्रणाली में ही समाहित था। इस व्यवस्था में किसानों का उत्पीड़न निरंतर बढ़ता रहा, जिससे कष्ट में कमी आई और भू राजस्व भी घट गया। कैम्ब्रिज धारा के इतिहासकार जागीरदारी की विफलता की जगह जागीरदारी की सफलता को पतन का कारण मानते हैं। कारेन लियोनार्ड के पतन के संदर्भ में महान फार्म सिद्धांत का प्रतिपादन होता है और मुगल अब ये है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य कारण थे। ये तो इतिहासकारों के जो व्यूज़ हैं वो इस बुक्स में दिए गए हैं। अकबर की दक्षिण नीति, औरंगज़ेब की दक्षिण नीति, औरंगज़ेब की राजपूत और धार्मिक नीति।
अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव और दरबारी षड्यंत्र के कारण भी पतन हो जाता है। अब औरंगज़ेब की दक्षिण इसका पूरा ध्यान दक्षिण की तरफ था। इस तरह बाकी चीज़ें जो है हाथ से इसकी निकल गईं और औरंगज़ेब की जो राजपूतों और धार्मिक नीति थी उसने अकबर की तरह नहीं सँभाला, इसलिए भी ये पतन का कारण बनती हैं। कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इनका और फिर जो है ये भी पतन का एक कारण बन जाता है, पूरी अस्त-व्यस्त पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है विदेशी आक्रमण होने से। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रभाव यूरोपीय यहाँ से व्यापार जो है पूरा तरह से अपने उसमें करने की कोशिश कर रहे थे और एक किस्म से किया भी और दुर्बल उत्तराधिकारी भी थे कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो एक बहुत ही अच्छा उत्तराधिकारी होना चाहिए था मुगलों में, तो उसकी कमी यहाँ पर देखी गई। जागीरदारी संकट और कृषकों का शोषण होना भी एक तरह से जो है मुगल पतन का एक कारण बनता है। औरंगज़ेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य को उनके 3 जीवित पुत्रों में बाँटा जाना था। तो औरंगज़ेब ने तो खुद ही उत्तराधिकार का संघर्ष किया था लेकिन उसकी वसीयत के अनुसार जो है उनके 3 जीवित पुत्र कौन-कौन से? मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श और फाइनली जब उनका मृत्यु हो जाती है 1707 में, तब जाके फिर से जो है उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है। औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे जिसमें मुअज़्ज़म काबुल, आज़म गुजरात व कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। अब यहाँ पे कुछ जो है पारवर्ती मुगल शासकों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है बहादुर शाह। इसका टाइम पीरियड 1707 से लेके 1712 ईस्वी रहता है। बहादुर शाह का जन्म जो है 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर में हुआ था। उनकी माँ जो है नवाब बाई थी। बहादुर शाह की माँ का नाम जो है नवाब बाई था। 18 जून 1707 को मुअज़्ज़म की सेनाओं ने आज़म को सामूगढ़ के निकट जजाऊ के युद्ध में पराजित किया। वह आज़म मारा गया और मुअज़्ज़म यानी कि शाह आलम प्रथम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बन जाता है। उनका पूरा नाम यानी बहादुर शाह का पूरा नाम अब्दुल नस्र सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर अ, शाह आलम बहादुर शाह बादशाह था। अपने दूसरे भाई कामबख्श को 1709 में बीजापुर के युद्ध में मार डाला और बहादुर शाह ने खुतबे में चौथे खलीफा अली का नाम के साथ वली उत्तराधिकारी जोड़ दिया गया जिसमें खुतबा विवाद हुआ था और इस पर लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ था। अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। खुतबा विवाद के कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शिया हो गए थे। बहादुर शाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था। बहादुर शाह 65 वर्ष की आयु में जो है सर्वाधिक आयु वाले ये बादशाह बने। बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति के तहत निम्न कार्य किए। सबसे पहले और ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से 1707 में शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के साथ जो है संधि कर मित्रता की नीति अपनाई। अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। आमेर में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर सवाई जयसिंह को शासक घोषित करा। बुंदेला सरकार छत्रसाल व जाट सरदार चूड़ामणि के साथ मित्रता की नीति अपनाई। मदद ए माश अनुदानों को पूर्णतः वंशानुगत बना दिया गया। तो मदद ए माश जो है अनुदान दिए जाते थे तो वो वंशानुगत बन गए। राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की और सती प्रथा का समर्थन किया गया। बहादुर शाह ने वकील ए मुतलक का पद जो है पुनः स्थापित किया गया तथा इस पद पर असद खां को नियुक्त किया गया। बहादुर शाह के समय सिख नेता जो है बंदा बहादुर ने 1710 में सरहिंद को जीत लिया। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल जोसुआ कैटेलार के नेतृत्व में आया और उनके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को बीबी बीवी एवं फिदवा की उपाधि दी गई।
सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु जो है लाहौर में हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकारी युद्ध में उनके पुत्रों ने इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक बिना दफनाए क्या है पड़ा रहा। अंत में दिल्ली में मोती मस्जिद मेहरौली में उसे दफनाया गया। सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल था बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मुंतखब उल लुबाब के लेखक इतिहासकार खाफी खां के अनुसार बहादुर शाह शासन कार्यों के प्रति इतना लापरवाह था कि लोग इसे शाह बेखबर कहते थे। और मरने के बाद जो है समकालीन इतिहासकारों ने इसे खुल्द मंजिल यानी स्वर्ग निवासी कहा है। अब यहाँ पे शाह बेखबर इसलिए क्योंकि वो 65 में तो शासक बनता है। अब इतनी उम्र में वो बहुत ज़्यादा नई नीतियाँ नहीं बना सकता और नहीं आगे इन फ्यूचर बहुत लंबा देख सकता है। तो इसलिए जो है ये असफल भी रहता है अपने उसमें शासन के समय। अब आते हैं 1712 से लेके 13 जहांदार शाह। बहादुर शाह का पुत्र दार शाह अपने भाई अजीज उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह की हत्या कर मुगल बादशाह बना था। एक शक्तिशाली तो यहाँ पे बताया था ना कि जब वो बहादुर शाह प्रथम थे, 1 महीने तक इनका युद्ध ही चलता रहा। जहांदार शाह और अजीम उस शाह, रफ़ी उस शान और जहान शाह इन सब में। और उनकी जो लाश है वो 1 महीने तक दफनाई भी नहीं गई थी। बहादुर शाह प्रथम के भी बारे में बात है। एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फ़िकार खां ने जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की। अब ये जो हैं वो सम्राट बनाने के वो हो जाएँगे। जुल्फ़िकार खां को बादशाह ने अपना वज़ीर भी बनाया। कार खां औरंगज़ेब के वज़ीर असद खां का पुत्र था। जहांदार शाह के शासन में एक नई परंपरा शुरू होती है, सत्ता प्राप्ति में अमीरों का हस्तक्षेप। मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी, अफ़गानी और हिंदुस्तानी अमीरों के गुट बन गए थे। ईरानी गुट में असद खां एवं उसका पुत्र जुल्फ़ी खान था। ईरानी वाले में तुरानी वाले में चिनकिलिच खां और हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु थे। और हिंदुस्तानी गुट में विदेशी मूल के मुसलमान थे जिनका जन्म भारत में हुआ है। तो ईरानी, तुरानी और विदेशी मूल ये 3 गुटों में बँटा हुआ था। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जुल्फ़िकार खां ने जागीरों से अंधाधुंध क्या है बँटवारे पर रोक लगा दी। जुल्फ़िकार खां ने भू-राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा यानी इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया। इससे कृषक वर्ग पर अत्याचार में वृद्धि होती है। जुल्फ़िकार खां ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फ़ौज रखने के लिए क्या किया? मजबूर किया। और जुल्फ़िकार खां ने जाट शासक चूड़ामन व बुंदेल शासक छत्रसाल के साथ अच्छे संबंध तो बनाए परंतु सिखों एवं बंदा बहादुर के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई थी जो कि बहादुर शाह प्रथम ने क्या है अच्छी नीति अपनाई थी लेकिन उन्होंने अपने जो रिलेशन है वो खराब कर लिए। जुल्फ़िकार खां ने अपने चाटुकार सुभाग चंद्र को दीवान बनाकर राजस्व मामलों का प्रधान बना दिया तथा सुभाग चंद्र को राजा की उपाधि भी दी। जहांदार शाह ने दक्कन में मराठों को चौथ व सरदेश मुखी की वसूली का अधिकार इस शर्त पे दिया कि उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाया गया जजिया कर जहांदार शाह ने 1712 में समाप्त कर दिया। जहांदार शाह ने अजमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। वह 7,000 के मनसब के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की उपाधि एवं 3,000 का मनसब प्रदान किया। सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। आगे देखते हैं जहांदार अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र का व्यक्ति था इसलिए ये जो है लाल कुंवर नामक एक रखेल का उनका काफी प्रभाव था उसी में वो लीन रहते थे उसमें बादशाह को प्रतिष्ठा से अत्यधिक आघात लगा है। तो इतिहास यहाँ पर गवाह है जब जब वो इस तरह की हरकत करेंगे उनका जो प्रतिष्ठा है वो कम होने लग जाएगी।
आगे है जहांदार शाह को अजीमुशान के पुत्र फर्रुखशियार ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु मतलब अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया सैयद बंधुओं के क्या-क्या नाम थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से अपदस्थ कर दिया गया जहांदार शाह को। 1 साल के लिए ही बने थे। जहांदार शाह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया और उसने भागकर वकील ए मुतलक असद खां के घर में शरण ली, परंतु असद खां ने फर्रुखसियार से झगड़ा करना उचित नहीं समझा और असद खां ने जहांदार शाह के विश्वासघात किया। फर्रुखसियार के आदेश पर जहांदार शाह को उसकी प्रेमिका लाल कुंवर के हाथों से छीनकर 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या कर दी और उसने कुल 11 माह तक शासन किया। आगे देखते हैं इतिहासकार ताराचंद सोसाइटी एंड स्टेट इन द मुगल पीरियड जहांदार शाह को क्या कहते हैं? ताराचंद इतिहासकार लंपट मूर्ख कहते हैं। खफी खां के अनुसार जहांदार शाह का समय गायकों, नर्तकों व नाट्य कर्मियों के लिए अनुकूल था। मिर्जा मोहम्मद ने संगीत पर तुहफतु हिंद की रचना की। फर्रुखसियार सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से बादशाह बना। अब देखते हैं फर्रुखसियार। तो यहाँ पर जहांदार बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फिर आते हैं फर्रुखसियार 1713 से लेकर 1719। फर्रुखसियार ने अपने पिता अजीमुशान की उत्तराधिकार युद्ध में हत्या की सूचना पाते ही पटना यानी बिहार में अपने को बादशाह घोषित कर दिया। फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर व हुसैन अली खां और मीर बख्श को सेना इन्होंने बनाया। सैयद हुसैन अली खां बिहार के नायब सूबेदार थे। अजीमुशान ने हुसैन अली को 1708 में बिहार का नायब सूबेदार बनाया तथा 1711 में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायब सूबेदार नियुक्त किया। अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम हसन अली खां था और बहादुर शाह प्रथम ने उसे अब्दुल्ला खां की उपाधि प्रदान की। सैयद बंधु इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से यानी किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए थे। कौन-कौन से? फर्रुखसियार, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। फर्रुखसियार ने असद खां की जागीरें जब्त कर ली और जुल्फ़िकार खां को फांसी दे दिया। फर्रुखसियार ने तुरानी गुट मध्य एशियाई मूल के एक अमीर चिनकिलिच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की तथा उसे निज़ामुल मुल्क और खान खाना की उपाधि दी। फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को दबाने के लिए तुरानी गुट के अमीर अबू समद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। अबू समद व उनके पुत्र जकारिया खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिखों के नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर यानी पंजाब में पकड़कर 19 जून 1716 में जो है दिल्ली में हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया और उसकी निर्मम हत्या करवा दी। फर्रुखसियार ने जोधपुर यानी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुमारी से विवाह किया था। फर्रुखसियार ने अब्दुल्ला खां को नवाब कुतुब उल मुल्क यानी यामीन उद्दौला सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर जफर जंग सिपह सलार एवं यार ए वफादार और हुसैन अली को उमाद तुल मुल्क और अमीर उमरा बहादुर फिरोज जंग एवं सिपह सलार की उपाधियां दी थी। एक अंग्रेज डॉक्टर हेलमिल्टन ने फर्रुखसियार के एक असाध्य रोग चिकित्सा से प्रसन्न होकर 1717 में अंग्रेजों को बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट प्रदान करी थी और इसे ओरम ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए फर्रुखसियार ने ये कंपनी का मैग्ना कार्टा एक फरमान जारी किया था। आगे देखते हैं फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए और उसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को संदेश भेजा कि वो हुसैन अली को मार डाले, किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां को ही मार डाला।
हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में दिल्ली की संधि की, जिसके तहत उसने समस्त दक्षिण में 6 सूबों में चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार शाहू को दे दिया था। हुसैन अली खां मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गए व सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में कर 28 फरवरी 1719 को फर्रुखसियार को अपदस्थ कर 19 अप्रैल 1719 को उनका वध कर डाला। फर्रुखसियार की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उस शान के 2 पुत्रों रफ़ी उद दराज व रफ़ी उद दौला को क्रमशः सम्राट बनाया। ये क्रमशः 10वें और 11वें मुगल बादशाह थे। रफ़ी-उद-दराज ने 28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक केवल 3 माह 4 दिन के लिए शासन किया। रफ़ी-उद-दराज सबसे कम समय के लिए शासक बने और बनने वाले पहले मुगल शासक थे। इसके बाद रफ़ी-उद-दौला 6 जून 1719 से लेकर 17 सितंबर 1719 तक दूसरे सबसे कम समय के जो है शासक करने वाले मुगल शासक थे। इन्होंने 3 माह 11 दिन तक शासन किया। आगे देखते हैं। 18 मई 1719 को आगरा के सूबेदार बीरबल ने नकुसियर औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर का पुत्र था को बादशाह घोषित किया, किंतु सैयद बंधु ने यह प्रयास विफल कर दिया। नकुसियर को 13 अगस्त 1719 को गिरफ्तार कर लिया गया। 1723 में जो है दिल्ली स्थित सलीमगढ़ किले की जेल में नकुसियर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। रफ़ी-उद-दौला के समय अजीत सिंह ने अपनी विधवा पुत्री इंद्र कुँवरी को मुगल हरम से वापस बुला लिया और उसे पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवा लिया था। आगे देखते हैं। रफ़ी-उद-दराज की जो है 6 यानी इनको टीबी हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रफ़ी-उद-दौला को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से बादशाह बनाया और उसकी भी कुछ दिनों के बाद पेचिश से मृत्यु हो गई। अकबर की भी पेचिश से ही मृत्यु हुई थी। फ़र्रुखसियार को घृणित कायर भी कहा जाता है। फ़र्रुखसियार ने 1713 में जजिया वापस लगाया था और 1717 में ही समाप्त कर दिया। यद्यपि मुगल शासकों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में हटाया गया था। अब आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748। रफ़ी उस शान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहान शाह यानी बहादुर शाह का चौथा पुत्र के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह बनाया। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ निज़ामुल शहादत खां, हैदर खां, मोहम्मद अमीन खां एवं एतमाद-दौला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। हैदर खां ने 1720 में हुसैन अली की हत्या कर दी और अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां ने सेना एकत्र की, किंतु हसनपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1720 को वो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। 1722 में अब्दुल्ला खां की जहर देकर हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य कारण जो है तुरानी गुट था। निजामुल मुल्क अमीन खां आदि का अधिक शक्तिशाली होना था। मोहम्मद शाह ने पहले अमीन खां को वजीर बनाया और जनवरी 1721 में जो है अमीन खां की मृत्यु के बाद 1722 में निजामुल मुल्क को वजीर बनाया, किंतु दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर वह वजीर का पद छोड़कर 1724 में मालवा एवं गुजरात पर मराठा अतिक्रमण को रोकने का बहाना लेकर दक्कन आ गए। इस पर मोहम्मद शाह ने मुबारिज़ खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया और मुबारिज़ खां को निजामुल मुल्क को कुचलने का आदेश दिया, किंतु 1724 में सूकर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज़ खां को पराजित कर दिया। वह 1724 में ही स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को असफ जाह की उपाधि दी थी। निजामुल मुल्क के दक्षिण जाने के क्रमशः कमरुद्दीन यानी अमीर खां का पुत्र जो कि रोशन उद दौला और खाने दौरा को वजीर बनाया। मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरकार चूनामन से दोस्ती कर ली तथा मराठा शासक शाहू को दक्कन के 6 प्रांतों
का चौथ और सरदेश मुखी जो है वसूलने का अधिकार दिया। इसके बदले शाहू ने दक्कन में 15,000 घुड़सवारों द्वारा मुगलों को मदद करने का भी वादा किया था। अब मोहम्मद शाह के समय में कुछ स्वतंत्र हो गए थे राज्य, तो उसको देखते बंगाल हो गया था, मुर्शीद कुली खां के संस्थापक थे, अवध हो गया था सादत खां, हैदराबाद निजामुल मुल्क, भरतपुर बदन सिंह, फर्रुखाबाद मोहम्मद बंगश खां, कटेहर रोहिला सरकार और कर्नाटक सादतुल्ला खां। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे है मोहम्मद शाह के समय में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था। उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया गया। सदा रंग व अदारंग इसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। सदारंग व अदारंग मोहम्मद शाह को उसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा गया। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी को और उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह ने सम्मानित किया था। वली दक्कनी के गुरु सूफी कवि शाह सादुल्ला गुलशन थे और वली ने दीवान नाम से संग्रह की रचना की थी। अब यहाँ पर देखते हैं, नादिर शाह का आक्रमण जो कि 1739 1739 में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह जो है फारस या ईरान का शासक था। 11 जून 1738 को उसने गजनी में प्रवेश करके काबुल पर अधिकार किया और उसने अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी पार करते हुए लाहौर पर कब्जा किया। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विरोधियों को शरण दी थी तथा मुगल सैनिकों ने नादिर शाह के दूत को जलालाबाद यानी पाकिस्तान में जो है हत्या कर दी थी और अपने प्रतिनिधियों के साथ मुगल बादशाह द्वारा निर्दयी व्यवहार से क्रुद्ध होकर ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 को भारत पर आक्रमण किया और 13 जनवरी को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। करनाल युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद शाह था एवं मीर बख्शी खान दौरान था जो युद्ध में मारा गया। निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत किया, किंतु अवध ने नवाब सादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि अगर दिल्ली पर आक्रमण किया जाए तो उसे लूट में 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। सादत खान निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने पर बादशाह से नाराज थे। नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया। वह अगले 57 दिनों तक जो है दिल्ली में भयानक लूटमार व कत्लेआम करता रहा और अपने नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के भी जारी किए। नादिर शाह भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन तख्ते ताउस व विश्व के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर को भी अपने साथ ले गया। उसने कुल 70 करोड़ की लूट की थी। 1739 की ये बात है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से किया था। नादिर शाह ने सादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की थी जो सादत खां ना दे सका और उसने जो है आत्महत्या कर ली। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की बात करें तो अहमद शाह के काल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह मच्छीवाड़ा यानी सरहिंद के पास ही समीप मणिपुर के युद्ध में शहजादा अहमद शाह से पराजित हुआ। नादिर शाह ने अब्दाली के बारे में कहा कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा। अहमद शाह अब्दाली के दुर्रे दुरानी यानी युग का मोती कहा गया। अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया जिसमें सर्वाधिक 3 सम्राट शाह आलम द्वितीय 7 बार टोटल किया, लेकिन शाह आलम द्वितीय के समय 3 हुए थे। और प्रथम आक्रमण मणिपुर पंजाब, दूसरा आक्रमण पंजाब और तीसरा आक्रमण पंजाब। चौथा आक्रमण जो है मथुरा,
फिर वृंदावन, आगरा में लूट-पाट के लौटते समय आलमगीर द्वितीय को सम्राट इमादुल मुल्क को वज़ीर और नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी एवं अपना मुख्य एजेंट बनाया था। 5वां आक्रमण 14 जनवरी 1761 में मराठों पर था, पानीपत का तृतीय युद्ध। छठा आक्रमण 1762 में पंजाब के सिखों पर था और ये जो है प्रसिद्ध द्वितीय विध्वंस इसको जो है कहा गया। इसको अ, छोटा गालूघारा 1746 में हुआ था। आगे देखते हैं। 7वां आक्रमण 1767 में पंजाब के सिखों पर हुआ। अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ और पंजाब में सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हुआ और अंग्रेज चिंतित हुए। अहमद शाह का देखते हैं 1748 से लेकर 1754 तक। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र अहमद शाह सम्राट बनते हैं और इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। अहमद शाह के समय राजमाता अधमबाई का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था और इसे किबला ए आलम की उपाधि भी दी गई। किसको? ऊधम बाई को। एक हिजड़े जाविद खां नवाब बहादुर का भी प्रशासन का अत्यधिक प्रभाव था। मराठा सरकार मल्हार राय के सहयोग से इमान उल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया। वह खुद जो है मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। इमादुल मुल्क का वास्तविक नाम जो है गाजी उद्दीन था तथा वह निजाम उल मुल्क का पुत्र था। अहमद शाह का हरम 4 वर्ग मील में फैला हुआ था। अहमद शाह का जो हरम है जहाँ पे स्त्रियां रहती थी उनकी 4 वर्ग मीटर में फैला था तथा महीनों तक वह अपने हरम से बाहर ही नहीं निकलता था। उसके शासन में हिजड़ों व महिलाओं का एक वर्ग प्रभुत्व में आया था तथा सेना का वेतन चुकाने के लिए अहमद शाह को अपने बर्तन भी बेचने पड़े थे। अब बात आते हैं आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय इनके समय में 3 बार जो है अहमद शाह अब्दाली का जो है आक्रमण हुआ था। 1754 से लेके 59 तक। 2 जून 1754 से वजीर इमादुल मुल्क ने जो है मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। वह अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ जो है मुगल बादशाह बनाया। अजीउद्दीन जहांदार शाह का बेटा था। आलमगीर प्रथम औरंगजेब की उपाधि जो है औरंगजेब ने उपाधि धारण की थी। आलमगीर द्वितीय ये दूसरा था। अब्दाली जो है 1756 से लेके चौथा आक्रमण किया इसने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से पंजाब, कश्मीर, सिंध, सरहिंद के जिलों को प्राप्त किया। आगे देखते हैं। अब्दाली ने रोहिला सरदार नजीब खां को जिसको नजीब उद्दौला भी कहते हैं मीर बख्शी नियुक्त किया। वजीर इमादुल मुल्क के आतंक के कारण आलमगीर द्वितीय के समय एक बार 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली और शाही राजकुमारियां भोजन के लिए पर्दा छोड़ महलों से निकलकर नगर तक चली गई थी। आलमगीर द्वितीय सवारी न होने के कारण अपने जनान खाने से किले की सफेद संगमरमर वाली मस्जिद तक पैदल जाता था। आलमगीर द्वितीय ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खां की उपाधि प्रदान की थी। तो डुप्ले काफ़ी फेमस है, फ्रांसीसी गवर्नर था और आलमगीर द्वितीय ने इसको नवाब खां की उपाधि प्रदान की थी। 29 नवंबर 1759 को वजीर इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन ने बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। अब आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक
शाह आलम का असली नाम अली गौहर था। उसने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय पटना में था और वो उसका राज्याभिषेक कराया। इसे वज़ीर इमादुल मुल्क गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। दिल्ली में कामबख्श के पोते मुही उल मिल्लत शाहजहां तृतीय ने इमादुल मुल्क की मदद से गद्दी हड़प ली। शाहजहां तृतीय का शासनकाल जो है 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक रहा। 1761 से लेकर 70 तक मीर बख्शी नजीबुद्दौला दिल्ली के तानाशाह के रूप में शासन करता रहा। नजीबुद्दौला को मराठों ने गद्दी से हटा दिया था। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ मीर कासिम का साथ दिया और पराजित होने पर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली और 1772 तक जो इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। 1772 में महादाजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का राजगद्दी पर बैठाया। 1788 में रोहिला सरदार गुलाम कादिर नजीबुद्दौला का पोता ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया व गद्दी से हटाकर बेदार बख्त को सिंहासन पर बैठाया। लेकिन 1788 में महादाजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शाह आलम अंग्रेजों का कैदी बन गया। 1806 ईस्वी में कैदी के रूप में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, भारत की कागजी मुद्रा पर एक तरफ बेलेजली और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर थे। यह मुद्रा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था। अकबर द्वितीय का देखते हैं, 1806 से लेके 37 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला ये प्रथम मुगल बादशाह था और बादशाह लाल किले में मात्र कैदी बन के रह गए थे और यही अकबर द्वितीय थे जो राजा राम मोहन राय को भेजते हैं अपनी पेंशन के संबंध में बात करने के लिए इंग्लैंड। तो अकबर द्वितीय ने शासनकाल में मुगल सिक्के जो हैं 1835 में ही बंद हो गए थे। बहादुर शाह द्वितीय जो ये लास्ट मुगल थे 1837 से लेके 1858 ईस्वी तक बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हुए। इनको रंगून दफनाया गया था। इनके समय पर ही जो है 1857 की क्रांति होती है। ना तो साम्राज्य था, ना युद्ध था, ना अनुभव और जफर नाम से शायरी और कविताएं लिखते थे। करे तो करे क्या, कुछ काम ही नहीं है तो शायरियां और कविताएं लिखा करते थे। हसन अस्करी बहादुर शाह का आध्यात्मिक गुरु था। हसन अस्करी इब्राहिम जौक एवं असद उल्लाह खां गालिब इनकी कविता के शिक्षक थे। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी। मेजर हडसन जो उर्दू के जानकार थे, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर बहादुर शाह को गिरफ्तार किया और कहा, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आगे है, विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून में ही 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून यानी म्यांमार। निर्वासित काल में मुगल बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रसिद्ध कविता लिखी, ना किसी का आंख ना नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। इसके अलावा जफर की कुछ कविता है, कितना है बदनसीब जफर बदन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिल सकी कुए यार में। कुए यार मतलब अपने ही हिंदुस्तान में नहीं मिल सकी। बहादुर शाह जफर की कब्र जो है मोहम्मद शाह के मकबरे में बनाई गई, लेकिन रंगून में इनको दफनाया गया था। मुगल साम्राज्य के पतन पर सर जगन्नाथ सरकार की टिप्पणी है कि जब स्वर्ग को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 18वीं शताब्दी का स्वतंत्र व स्वतंत्र
जो है राज्य हुए थे जिसमें बंगाल है, भरतपुर है, अवध है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जॉइन करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्य